तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या था, मेरी आवाज़ आ रही है विनायक? ओके। डायमेंशनल फार्मूला में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो हमको करना है, जो हमारे सिलेबस में है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो मास है, लेंथ है और टाइम है, MLT। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास के लिए कैपिटल M यूज करते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T, ये यूज करा जाता है। अब डायमेंशनल फार्मूला में हमने कुछ 5-6 एग्जांपल्स लास्ट क्लास में देखे थे, मैं अभी बताता हूँ फटाफट। और जो है उसी के बेस पर डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना, वो आता है एग्जाम में, काफ़ी पूछा जाता है। जैसे डायमेंशनल फार्मूला है, किसी भी कोई भी आप क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी या फिर स्पीड, तो इसमें आप ये देखिएगा कि इसकी यूनिट देख लो, जो ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट जनरली याद रहती है। अगर ऐसा यूनिट ना याद रहे, आपको लगे कि नहीं मेरे को तो फार्मूला याद है सीधे सीधे, तो फार्मूले से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें स्पीड का फार्मूला याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जैसे फार्मूला है, तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किस कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में। लेंथ की कैटेगरी में। टाइम किसकी कैटेगरी में आएगा? इस टाइम की कैटेगरी में, टी की कैटेगरी में आएगा। तो मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दूंगा एल, एल तो ऊपर लिखा हुआ है, टी डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर आकर हो जाएगा टी की पावर -1। तो ये हो गया एल टी की पावर -1। अब इसमें ये कह दिया जाता है, अच्छा इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। अब इसमें ये कह दिया जाता है कि हमें एम भी लिखना है, एल भी लिखना है और टी भी लिखना है। तो क्या करेंगे, एम तो है नहीं इसमें, यानी कि मास तो है नहीं, तो उसको इंक्लूड करने के लिए लिखेंगे एम की पावर 0 एल टी -1, ये हो गया। तो ये तो इस तरीके से तो वेलोसिटी का निकल गया या स्पीड का निकल गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि प्रेशर का निकालिए, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, याद है? तो प्रेशर से पहले फोर्स का करते हैं, फोर्स बाय एरिया। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो इसीलिए मैं पहले प्रेशर से पहले मैं फोर्स बता रहा हूँ। फोर्स का देखिएगा, ये वही है जो हमने लास्ट क्लास में करा था। फोर्स अगर पूछा जाए तो हम फोर्स का फॉर्मूला हमको ये याद आ जाता है, हम 9th क्लास में पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए। ठीक है, m इंटू ए। अब ये जो m है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, m s की पावर -2। अब किलोग्राम किस कैटेगरी में आएगा? मास की कैटेगरी में आएगा। तो इसको सीधा लिखें कैपिटल M, मतलब किलोग्राम की पावर 1 है तो m, m मतलब m की पावर 1। फिर मीटर, मीटर किस कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में, तो l लिख दिया। सेकंड किसकी कैटेगरी में आएगा? सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की, तो टाइम की, इसको t लिख दिया, लेकिन सेकंड की पावर -2 है तो टाइम की पावर -2। तो ये हो गया MLT की पावर -2। समझ गए? ठीक, बिल्कुल सिंपली आप समझते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। और इसी की हेल्प से कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं आगे पूरी फिजिक्स में भी कि डायमेंशनल एनालिसिस इसके बाद हमको करना है, उसकी हेल्प से फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं, फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं अभी आगे। एक और देखिएगा, प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब जो ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, MLT की पावर -2, MLT की पावर -2, ये तो हो गया फोर्स का। और अपॉन में एरिया है, तो एरिया जो है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में। तो MLT की पावर -2 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो L की पावर 2 आ जाएगी डिनोमिनेटर में। उसको क्या लिख देंगे? ये आ गया L की पावर 2 डिनोमिनेटर में। उसको ऊपर ले जाकर क्या लिख देंगे?
एल की पावर 1 तो था ही, ये 2 ऊपर जाकर 1 माइनस 2 यानी कि एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये इस तरह से हमारे पास प्रेशर का निकल गया। ठीक है जी। अब ये करने के बाद में फिर आप नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। ये समझ में आ गया? किसी भी क्वांटिटी का, चाहे प्रेशर हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे को उसकी यूनिट पता हो, मैं कर दूंगा उसका। मेरे को उसका फार्मूला पता हो, मैं कर दूंगा। ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप अटकें, कोई भी आप इधर उधर से फार्मूला उठाना, कहीं पर भी अगर आप अटको पूछना, कोई बेहद आसान चीज़ है। ठीक। अच्छा सर मैंने इसका 3 डाउट्स भेजे हैं सर इसके हाँ मेरे डायमेंशन फॉर्म। व्हाट्सएप की है क्या? यस सर। अभी देखता हूँ, रुको जरा। नहीं आया बेटा इधर। मिल गया मिल गया, आ गया आ गया। अच्छा जैसे पहला है ना ये सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन अभी आपने करा नहीं है, और सरफेस टेंशन का तुमने फॉर्मूला लिख रखा है F/L। सर ये सर ने बताया था। ठीक है। अगर F/L है तो बताओ सरफेस टेंशन का क्या होगा? अरे फोर्स का तो पता ही है तुम्हें तब प्रेशर का ही होगा ना। प्रेशर में क्या था? फोर्स अपॉन एल आ रहा था, प्रेशर एल स्क्वायर आ रहा था प्रेशर में। यहाँ पर सिर्फ एल है, तो एल इधर है और एल इधर है, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टी की पावर -2 हो जाएगा बस। ठीक है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये तो समझ ही गए। अगला तुमने पूछा है टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अब ये जो टेंशन है ना, टेंशन क्या होता है? टेंशन वो नहीं है जो हम दिमाग में ले लेते हैं। टेंशन का मतलब ये है कि जैसे एक रस्सी है, उसको हमने दीवार से बांध रखा है, अब वो ऐसी ढीली सी लटकी हुई है। ठीक है। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर टेंशन नहीं है कुछ, अब उसको टेंस्ड बनाना है। तो टेंस कैसे बनाएंगे? उसको खींच देंगे, बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो जब उसको बिल्कुल टाइट कर दिया, तो अब हम देखेंगे कि बिल्कुल टाइट ऐसे है, ऐसे आ रही है वो रस्सी, ऐसे आ रही है जैसे कि एक स्ट्रेट रॉड हो, अगर उसको देखें तो वो जो टेंशन है रस्सी के अंदर, जो टेंशन है दैट इज कॉल्ड टेंशन। ये वो वाली टेंशन है, और इस टेंशन की जो यूनिट है वो न्यूटन ही होती है। मतलब ये जो टेंशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। तो अगर टेंशन की बात करी जा रही है, तो टेंशन का मतलब ये है कि वो आपसे फोर्स पूछ रहे हैं, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, mL/t की पावर -2। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अगला जो लिखा हुआ है, जो तुमने पूछा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक्सेलरेशन ही तो है जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपको याद होगा 9th क्लास में करा था हमने, उसमें स्टैंडर्ड इसकी एक वैल्यू होती थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद होगा। अब ये देखिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इसकी यूनिट हो गई, और इससे मैं क्या कहूँगा डायमेंशनल इसका फॉर्मूला, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, तो एल टी की पावर -2। मास इसमें है नहीं तो लिख दो m की पावर 0। समझ गए? वही है एक्सेलरेशन वाला ही है ये भी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ना 1 नंबर का आएगा अगर ये आया तो। ठीक है, अब वो करते हैं जो 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो वाला करते हैं टॉपिक। लिखिएगा डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। डिड्यूसिंग रिलेशन, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। Reducing relation among the physical quantities। देखिएगा एग्जाम्पल 1, if
if we want to derive the formula, if we want to derive the formula for centripetal force, if we want to derive the formula for centripetal force, we must know that the centripetal force depends on which parameters, यहाँ पर लिखिए, it is given that such force, अभी आपको पता नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, बताऊंगा। It is given that such force, depends on mass, velocity and radius of the path of the particle, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ये दे रखा है हमको हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये फिजिक्स का ना पहला चैप्टर है एक तरह से अगर देखा जाए तो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है वो बताइए। अभी हमें ये नहीं पता सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो अभी तक तो हमने देखा ही नहीं है कि नई टर्म्स क्या है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बारे में सुना है कि हाँ फ्रिक्शन होता है, लेकिन फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमको नहीं पता। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाली जाती है हम नहीं जानते, ठीक है। अलग अलग एंगल्स पर फोर्सेस कैसे निकाली जाती है वो हमको नहीं पता। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा, बड़ा मतलब 7-8 लाइन का बड़ा सा क्वेश्चन आएगा। उसमें वो दे देंगे कि इस फोर्स का मतलब क्या है और ये वाली फोर्स किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। जो 11th क्लास में रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है उसमें आप समझ जाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि हाथ में एक छोटा सा थ्रेड ले लिया, उसमें पत्थर बांधा, उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ, तो वो जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो आप कितनी देर तक घुमा लोगे उसको? 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट के बाद में आप यार हाथ में दर्द हो रहा है, रुक जाता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मोटर की तरह लगे पड़े घुमाए जा रहे हैं। वो हाथ में दर्द क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि हमने यहाँ सेंटर पर पूरा उसको पकड़ रखा है, ताकत से पकड़ रखा है। अब ये थ्रेड है और अगर हम उस थ्रेड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो थ्रेड जो है वो टेंस्ड नहीं होगा, थ्रेड में टेंशन नहीं होगी, थ्रेड ऐसा होगा, ऐसा ढीला ढाला सा ऐसा होगा। अभी हमने पत्थर बांधा, उसमें घुमाना शुरू कर दिया, जैसे ही पत्थर बांध कर घुमाना शुरू करा तो इसने ये सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे पूरे सर्कुलर पाथ में घूमता जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इसको बीच में से पकड़ रखा है, मान लो मैं इसको छोड़ दूँ तो ये जाएगा, बड़ी स्पीड से निकल के जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स इसको कंटिन्यूअसली सेंटर यानी कि जहाँ से हमने इसको पकड़ रखा है, एक फोर्स इसको कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ खींच रही है। वो फोर्स जो इसको कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ खींच रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 2 तरीके की फोर्सेज होती हैं, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जा तो नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक फोर्स मैंने लगा रखी है, कहाँ? जो इसको सेंटर की तरफ रोक के रखे हुए हैं। तो वो वाली फोर्स जो होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ ये जो है ओबे करते हैं। मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्सेस को पत्थर को लेकर बाहर ना उड़ जाए, इसी वजह से मैंने ताकत लगा रखी है, अंदर रोक रखा है उसको। मैंने ताकत छोड़ दी तो ये निकल के भागेगा,
ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर किसी भी तरीके से पूरे यूनिवर्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया तो फिर ये सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, ये पत्थर आकर सीधा यहीं गिरेगा, हाथ पर ही आकर लगेगा, समझ गए। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस साथ साथ पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मुझे ये निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है बस, ठीक है। तो इस वजह से ये बताया गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उन्होंने बोला ये जो पत्थर है, इस पत्थर का मास दे रखा है आपको स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेडियस हो गया इसका पाथ का, उसका दे दिया रेडियस, दे दिया स्मॉल आर, और तीसरा इसकी वेलोसिटी दे दी, तो एम वी आर, मास, वेलोसिटी और रेडियस, ये उन्होंने दे दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। हमारा काम खत्म हो गया। हमको बस ये पता चल जाए कि अगर नॉर्मल, अगर हम सीधा स्ट्रेट लाइन फोर्स की बात करेंगे तो मैं जानता हूँ कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो किसी ने बता दिया ना कि मास पर और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर किसी ने बता दिया, ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला याद है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का, सीधा ट्रांसलेशनल फोर्स, ये रोटेशनल फोर्स अब अगर किसी ने कह दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो फिर अगला सवाल दिमाग में आता है कैसे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, बस ये तो पता चल गया डिपेंड करता है इन पर। तो करें क्या, तो हम ये कहते हैं कि करने का तरीका अभी बता दूँगा। जैसे ये है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम ये कहेंगे, और इसका सॉल्यूशन लिखिए, as per question, centripetal force depends on M, V and R, मास, वेलोसिटी और रेडियस, इन 3 पर डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दे रखी होगी तो क्वेश्चन आपका अधूरा है। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं देंगे, वो पैरामीटर्स जरूर देंगे। अब आप क्या करेंगे कि जब वो उस पर डिपेंड करता है तो आप ये कहेंगे, सो लेट F is directly proportional to, मास पर डिपेंड कर रहा है तो लिखेंगे m की पावर a, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो लिखेंगे v की पावर b, और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है तो लिखेंगे r की पावर c। तो जिस जिस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाकर उस पैरामीटर की पावर a b c ये लेना। कोई चौथा पैरामीटर हो तो पावर d, कोई पांचवा पैरामीटर हो तो पावर e, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ये सारी चीज़ें मुझे पता है, मुझे फोर्स का भी मालूम है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा। अब चाहे वो रोटेशनल फोर्स हो, चाहे वो सीधी फोर्स हो, चाहे कैसी भी फोर्स हो, उसकी यूनिट न्यूटन ही होने वाली है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था बताया जरा, m l t माइनस 2, इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यही है, क्लियर। उसके बाद m क्या है, मास, मास क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल M, तो लिखिएगा कैपिटल M की पावर a, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूर है। फिर रफ में देख लेना लिख करके पर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी शॉर्ट में देख लेना मीटर पर सेकंड, तो मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, तो lt की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है ऐसे। वेलोसिटी की जगह डालो lt की पावर -1 और इसकी पूरे की पावर इस वेलोसिटी की पावर d, ये हो गया। रेडियस, रेडियस किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ, लेंथ की कैटेगरी में। रेडियस कितना होता है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ की कैटेगरी में आएगा। तो लिखेंगे l, l की पावर c। तो अब मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन बना दिया। अभी इक्वेशन नहीं बनी, इक्वेशन तब बनती है जब बीच में इक्वालिटी साइन होता है, वो भी लगाएंगे अभी। अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखो, m l t -2 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन ही लगा लो अभी। अब जब देखिए ये क्या हो जाएगा, m की पावर a
अब जरा एल की टोटल पावर बता दो कितनी होगी पूरे केस में, एल की पावर बी और एल की पावर सी, और तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एल की पावर क्या हो गई बी प्लस सी, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा एल की पावर बी प्लस सी। ये समझ गया कि नहीं, बताओ विशु, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं टी, तो टी का एक ही टर्म दे रखा है, टी की पावर -1 इंटू बी, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो टी की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस बी, ब्रैकेट बंद हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाओ और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंक्लूड कर दो। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कोई भी फॉर्मूला हो दुनिया का, हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है के, बस, ठीक है। जैसे 10th क्लास में करते थे ना, वो पॉलिनोमियल बनाते थे, तो उसमें कहते थे पॉलिनोमियल बनाते टाइम वो के लगा देते थे कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट के लगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर -b, ये हो गया। बताओ भाई विनायक, यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग पावर्स, बस इतना, इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, तो अब क्या होगा, m की पावर यहाँ पर क्या है 1 और इधर m की पावर क्या है a, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1। l की पावर क्या है b प्लस सी और इधर l की पावर क्या है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। t की पावर इधर -b, t की पावर इधर -2, तो -b इज इक्वल टू -2, -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 आ गई तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्या होगा बोलो, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1, a की वैल्यू +1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। शुरुआत में जो हमने लेट करा था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। a b और c की वैल्यू चाहिए थी, a b और c की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर f is directly proportional to small m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। तो स्मॉल f इज इक्वल टू k इंटू m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर -1। f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ लिखना रिक्वायर्ड रिलेशन, यही रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर करेंगे तब ये देखेंगे कि ये कांस्टेंट के क्या होता है, कांस्टेंट के क्या होता है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो वहाँ पर उस के को हम 1 लेते हैं, उसके पीछे भी एक पूरी थ्योरी है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Consider a simple pendulum having a bob attached to a string. Having a bob attached to a string. Having a bob attached to a string. That oscillates under the action of the force of gravity.
that oscillates under the action of the force of gravity, that oscillates under the action of the force of gravity. Full stop. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum, suppose that the period of oscillation of the suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, डिपेंड्स ऑन, ये जरूर दे रखा होगा कि किस किस पैरामीटर पर वो डिपेंड कर रहा है, उसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पार्ट है मास m ऑफ द बॉल, मास स्मॉल m ऑफ द बॉल, मास स्मॉल m ऑफ द बॉल। सेकेंड पार्ट है लेंथ l ऑफ द पेंडुलम, length L of the pendulum. Third part, acceleration due to gravity small g at the place, acceleration due to gravity small g at the place। ठीक, तो अब आप ये देख लीजिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा हो गया, सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं होने वाला, लेकिन पहले जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। इसी तरह से ये जो पीरियड है ये क्या होता है, इसको समझिए जरा। लास्ट एक लाइन और है, derive the expression for its time period using method of dimensions। derive the expression for its time period using method of dimensions। यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब देखिएगा क्या करना है इसको। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या होती है, ये सीलिंग पर हमने एक स्ट्रिंग बांध दिया और स्ट्रिंग से लटका दिया हमने एक कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको बॉब बोल देते हैं, ठीक है। अब जो ये बॉब है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, एक तो पीरियड उस पर डिपेंड करता है मास m ऑफ द बॉब, कि बॉब का मास कितना है m। दूसरा लेंथ l ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम की लेंथ कितनी है l, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, तो स्मॉल g हमेशा अर्थ मतलब नीचे की तरफ, अर्थ नीचे की तरफ ही ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो l m और g इस पर डिपेंड करता है
टाइम पीरियड या सिंपली उसको पीरियड भी बोल देते हैं। वो होता क्या है, हम ये कहेंगे कि मैंने क्या करा, मैं अपने घर से अपने स्कूल तक धीरे धीरे चलता हुआ गया। मैंने कहा अच्छा 10 मिनट लग गए जाने में, स्कूल पास में था, 10 मिनट लग गए। मैंने कहा नहीं, अब दौड़ कर गया तो 5 मिनट में पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टाइम टेकन है वो मेरी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैंने स्पीड बढ़ा ली तो जो मेरे को टाइम लग रहा है आने में या जाने में, जो मेरे को टाइम लग रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, मेरी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब हम गए और हम वापस आ गए, तो इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है कि हम गए, दिस इज टू, वापस आना दिस इज कॉल्ड फ्रो। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन, तो आने और जाने में जो टोटल टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पीरियड या टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि इसमें ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया, ऐसे बॉब को खींचा और खींचने के बाद में छोड़ दिया, ये वापस हमने पहले खींचा तो ये वापस यहाँ पर आएगा, फिर इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी को जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, तो उस इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, फिर वो एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होगी, फिर ये पीछे आएगा। तो एक्चुअली ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस करने, यहाँ तक हमने इसको डिस्प्लेस करा, मीन पोजीशन से यहाँ तक जाना, फिर वापस इस पोजीशन में आना, फिर यहाँ तक जाना और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना। तो यानी कि एक मोशन क्या था इसका टू मोशन, और एक मोशन इसका क्या था फ्रो मोशन, और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाना। इसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ गए? इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। आप कहीं पर भी कहीं चले गए, आप पहले आगे गए, फिर पीछे आए, फिर और पीछे चले गए, फिर वापस लेकिन आए अपनी इनिशियल पोजीशन पर। वो अलग बात है कि फिर आप ऑसिलेट कर रहे हैं आगे पीछे ऑसिलेट करती रहती है पेंडुलम। ठीक है, तो हमने कहा कि एक जो सिंपल पीरियड है वो सिंपल पीरियड क्या हो गया, आगे जाना, फिर वापस पीछे जाना और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाना, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन को हमेशा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है और टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से। तो कहीं पर भी अगर स्मॉल टी लिखा हुआ है तो स्मॉल टी का मतलब है टाइम टेकन। पूरी फिजिक्स में यही है, केमिस्ट्री में भी यही है, स्मॉल टी मतलब टाइम टेकन। कैपिटल टी के दो मतलब निकलते हैं। जब आप थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, थर्मल फिजिक्स में जब आप जाएंगे तो कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर होता है, और जब आप यहाँ पर इसकी बात आप करेंगे, आप ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे जो हम अब कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल टी का मतलब जो है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होगी। अब हमको ये पता चल गया कि ये टाइम पीरियड है क्या। तो टाइम पीरियड और टाइम टेकन दोनों में अंतर है, समझ गए अंतर? ठीक है, टाइम टेकन वेरी कर सकता है, टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। टाइम पीरियड फिक्स रहेगा कि भाई वो आने जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज फिक्स्ड। ठीक, अच्छा, मास पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर शुरुआत करें इसके सॉल्यूशन की कि एज पर क्वेश्चन टाइम पीरियड of the pendulum may be expressed as per question, time period of the pendulum may be expressed as P is directly proportional to किस पर डिपेंड कर रहा है, M, L और G। तो M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। यही करा था लास्ट वाले उसमें भी। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बल्कि छोड़ो, पहले यहीं पर ना इक्वेशन बना दो इसकी। इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अब जो ये टाइम है, अब तीनों के इन सब के आप डायमेंशनल जो फॉर्मूले आपको जो पता है वो लिखेंगे। टाइम पीरियड, भाई कुछ भी कहिए, है तो टाइम ही ना, ये टाइम है, तो टाइम किस कैटेगरी में आएगा, टाइम की ही कैटेगरी में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, टी, सिर्फ टी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। के इज अ कांस्टेंट, तो के की कोई डायमेंशन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मास है,
एम है तो मास की कैटेगरी में आएगा, तो कैपिटल एम तो देना स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम की पावर ए, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैपिटल एल की कैटेगरी में आएगा, तो कैपिटल एल की पावर बी। अच्छा जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो है तो एक्सेलरेशन ही ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू मोटर ऑफ द स्कूटर, ड्यू टू इंजन ऑफ द कार, वो एक्सेलरेशन नहीं, ये वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ लगा रही है, तो है तो एक्सेलरेशन ही। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ और टाइम एल टी की पावर -2, ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी का, तो यहाँ लिखेंगे एल टी की पावर -2 की पावर सी। बोल दो भाई विनायक, क्लियर? यस सर। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं आगे की कहानी। कैपिटल टी इज इक्वल टू, अच्छा कैपिटल टी ना लिखकर अब वैसे लिखो एम एल टी करके, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ये हो गया इज इक्वल टू के, इधर बन जाएगा m की पावर a, देखो m की पावर a, l की पावर b और इधर l की पावर 1 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो l की पावर c हो जाएगा, तो l की पावर b प्लस c और t की पावर -2 इंटू c मतलब t की पावर -2c। बोलो समझ गए? दोबारा बताओ, इधर m की पावर a, इधर l की पावर b और इधर l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर वैसे तो 1 है, अंदर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 1 इंटू सी इज सी, ठीक, और l की पावर b और l की पावर c दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो l की पावर b प्लस सी, t की पावर -2c, ये हो गया। अब देखें इक्वेटिंग द राइट पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो m की पावर इधर a है, इधर m की पावर 0 है, तो a इज इक्वल टू 0। चलिए जी, ये कहाँ हुआ, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, l की पावर b प्लस सी, उधर l की पावर 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर t की पावर -2c और इधर t की पावर 1, तो c की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, ये तो हो गई c की वैल्यू। अब बात करते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, ये हो गया। चलो जी, अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास आ गया, देयरफॉर अब बस वापस इक्वेशन वन पर आ जाओ, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। तो टी इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल एम की पावर ए, स्मॉल एम की पावर 0, स्मॉल एम की पावर 0, ठीक है, स्मॉल एल की पावर बी, तो स्मॉल एल की पावर 1/2 और g की पावर c, तो g की पावर -1/2। अभी लिख रहा हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ, देखो जैसे m की पावर 0 है, ये तो 1 हो गया और ये हो गया l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 के नीचे ले आओ तो ये हो गया g की पावर प्लस का 1/2, तो t इज इक्वल टू k l/g की होल पावर 1/2, तो t इज इक्वल टू k इंटू √l/g। बताइए समझ गए? ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, इससे क्लॉक टावर देखा किसी ने, घंटाघर, हर बड़े शहर में, हर पुराने शहर में घंटाघर होता है।
घंटाघर की क्या होती है, लाल रंग की बिल्डिंग होती है, लाल रंग की बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी सी गोल सी घड़ी लगी रहती है, उसके नीचे ना पेंडुलम घूमता रहता है ऐसे करके। तो घर में भी अगर आप छोटी सी पेंडुलम वाली क्लॉक लाएं तो उसके पेंडुलम का मास कितना होगा जरा सा, है ना, 1 किलो भी नहीं होगा, कुछ ग्राम होगा, 10 12 20 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी सेम टाइम दिखाएगी। और वो जो घंटा घर पर वो जो लगा रहता है पेंडुलम, वो इतना हैवी होता होगा, कम से कम 10-12 किलो का, वो ऐसे ऐसे घूमता है। अब तो खैर वो भी हट गए, अब तो वहाँ पर भी जो है सेल वाली घड़ियाँ लग गई हैं, ठीक है, लेकिन पहले लगा करती थी। लोगों के पास पहले घड़ी होती थी, उसमें वो चाबी भरते थे पुराने ज़माने में, अब सेल वाली घड़ियाँ हैं सब जगह। तो इसका मतलब ये है कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम मास पर डिपेंड ही नहीं करता, उसका टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड सेम होता है, बस वो लेंथ पर डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग पूरी अर्थ पर एक जैसा ही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लेंथ जो है, लेंथ स्टैंडर्ड रखी जाती है कि कितना आपको लेंथ उसका रखना है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और। हाँ जी, नोट करेंगे, विनायक क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, करना आप इसको। द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स of water waves depends on the wavelength lambda comma density of water rho, density of water rho, and the acceleration due to gravity is small g, and the acceleration due to gravity is small g, full stop, deduced by the method of dimensions. Reduced by the method of dimensions. Reduced by the method of dimensions. The relationship between these quantities. The relationship between these quantities वेवलेंथ लैम्डा, वेव की लेंथ यानी कि क्या यूनिट होगी इसकी, लेंथ यानी कि मीटर, लेंथ वाली कैटेगरी में। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया कैपिटल एम, वॉल्यूम क्या हो गया एल क्यूब, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया एल क्यूब, तो एम एल की पावर -3, ये हो गया डेंसिटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने अभी अभी देखा है, फॉर्मूला डिराइव करिए जरा। वेलोसिटी के लिए करना है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इन सब चीज़ों पर। देखिए जरा एक बार डायमेंशंस बताऊँ, अगर कहीं पर भी अटको तो बताओ। डेंसिटी का हो जाएगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऊपर आ जाएगा मास, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब एल का क्यूब, तो एल क्यूब ऊपर जाकर क्या बन जाएगा एल की पावर -3, तो डेंसिटी का क्या हो गया एम एल की पावर -3। करिए वैसे ही करना है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे रखा है ये लैम्डा मतलब मीटर,
वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, एल टी की पावर -1। वेलोसिटी की जगह लिखो एल टी की पावर -1 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाकर इक्वलिटी साइन लगा दो। प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाकर इक्वलिटी साइन लगा दो। इक्वल और देखो के कांस्टेंट आएगा। फिर लैम्बडा क्या है? वेव लेंथ, यानी कि एल की पावर ए कैपिटल है। अब जो रो है, रो का देख लीजिए। रो क्या है? डेंसिटी। रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो आ गया मास की कैटेगरी में। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब m अपॉन एल की पावर 3। ये हो गया m एल की पावर -3। तो रो जो लिखा है ना, रो की पावर 3, तो m एल की पावर -3 की पावर b। ये करिए। और g का आपने अभी अभी लिखा ही है, एल टी की पावर -2। तो ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, एल टी की पावर -2 की पावर c। वेलोसिटी का आपने लिख ही लिया होगा, एल टी की पावर -1। अब बस इक्वेशंस बनानी है दोनों तरफ। क्लियर है? बाकी बच्चे सर, ये आंसर आना चाहिए। ये सही है।